सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में एक बार फिर बजरी खनन शुरू हो गया है, लेकिन राजसमंद जिले के बामनहेड़ा कस्बे में बजरी खनन को लेकर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। आरोप है कि यहां खनन में नियमों की अनदेखी की जा रही है और स्थानीय लोगों का रोजगार खत्म किया जा रहा है। वहीं खनन कंपनी आश्वासन दे रही है कि ऐसा नहीं है। बामनहेड़ा कस्बे के लोग पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मुद्दा है यहाँ से होकर गुजरने वाली बनास नदी में बजरी खनन का। हाल ही में बजरी खनन पर रोक हटने पर यहाँ काम शुरू हुआ है, लेकिन खनन कंपनी की ओर से भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका स्थानीय मजदूर और ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चिंता जताई है कि मशीनों का इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन है, साथ ही इससे स्थानीय मजदूरों का रोजगार भी छिन रहा है। गांव वालों को चिंता इस बात की भी है कि इन भारी मशीनों से कुछ ही दिनों में नदी का सीना छलनी कर दिया जाएगा, जिससे ग्राउंड लेवल पानी नीचे चला जाएगा और इलाके में पेयजल का संकट खड़ा हो जाएगा। पानी मानकुड़ा में पानी नहीं रही फसे माकटू पानी पिया पानी पीवारू नहीं माली माने हार पांगारो मानो कटे केरा खेता में पीवल में कटू के केरा माना तकलीफ आवी रही है कि ये जैसी भी साली रही है या तो 6 महीना में साफ कर दी नदी ने माने या तकलीफ ही रही है। मजदूर लोग का पाने पावड़ियों भरेगा तो कचरा भर काटे टोटल ये गरीब आदमी है। और ये सुरेश आकार ये साजन साली रहा है गाँव रहा तो ये मजदूर काम करिया तो एक ट्रैक्टर पर 10-10 जना काम करी रहा 300-400 रुपया रोज ना मिल रहा है। तो अब ये वो तो जैसे भी कह रही थी ये तो खत्म कर दी। ये तो ग्रामीणों की चिंता और विरोध का आधार बजरी निकालने की गाइडलाइंस है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक जितनी गहराई तक खुदाई करने की अनुमति होती है, उससे कई गुना गहराई तक खुदाई में इन हैवी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। पर्यावरण और नियमों के उल्लंघन की चिंता पर गाँव वालों को जवाब नहीं मिल रहा। हालांकि रोजगार के मुद्दे पर खनन कंपनी के प्रतिनिधि आश्वासन जरूर दे रहे हैं। नहीं, मजदूरों का पहले की भांति वैसे विधिवत आज कोई आके मजदूर वहाँ मजदूरी करके ट्रॉली भरता है और उसकी लोडिंग के पैसे तो वो ट्रॉली वाले से दिलवाए जाएंगे और स्थानीय जो भर रहे हैं वो नियमानुसार रॉयल्टी, जीएसटी और प्रीमियम अदा करके भर के ले जा सकते हैं और हमारे से जितना होगा लोकल के लिए छूट भी की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि इस पूरे मामले में स्थानीय नेताओं के रसूख और शह का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हालांकि खमनोर पंचायत समिति के उप प्रधान वैभव राज सिंह का कहना है कि वे स्थानीय लोगों के साथ ही हैं। अगर एमआरएस कंपनी के द्वारा ये खनन हो रहा है और लीज शुदा में हो रहा है और सरकार ने, हाई कोर्ट ने, सबने इसकी इजाज़त दी है, कंपनी अगर नियम कानून से कर रही है तो सही है और गलत होगा लोकल झाँकेंगे। लोकल के साथ हमेशा वैभव राज खड़ा था और आज भी खड़ा है और ये राजनीति के अंदर आरोप चलते रहते हैं। जिन पर आरोप है वो नियमों के मुताबिक काम करने का दावा और रोजगार नहीं छीनने का वादा भी कर रहे हैं, लेकिन इस इलाके में पर्यावरण को बचाए रखना और मजदूरों को काम दिलाने की ग्रामीणों की चिंता अभी भी बनी हुई है और वो फिलहाल आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अगर मानी जाए तो उस गाइडलाइन के अनुसार 3 मीटर तक ही खनन कंपनी बजरी खनन कर सकेगी। साथ ही खनन कंपनी को नदी के जो क्षेत्र है, जो अनुपयोगी क्षेत्र है जहां से बजरी खनन नहीं होगा, वहां पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण भी करना होगा। ऐसे कई नियम है जिनकी पालना खनन कंपनी को करनी होगी और ऐसा नहीं होने पर खनन कंपनी की लीज सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से रद्द कर सकता है। अलका सनाडी, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। दौसा जिले की रामगढ़ पचवारा में किसान की जमीन नीलामी मामले में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने एसडीएम की क्लास लगा दी। मंत्री ने फोन पर एसडीएम से कहा कि किसी किसान की जमीन नीलाम करना बड़ी गलती है। जिस किसान की 2 महीने पहले मौत हुई हो और उनके बेटे कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं, तो उनकी जमीन नीलाम करना मानवता के खिलाफ है। उन्होंने एसडीएम को फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी गलती से सरकार की बदनामी हुई है। 4 लाख के चक्कर में 1 करोड़ की जमीन नीलाम करना कौन सा न्याय है। परसादी लाल मीणा पीड़ित किसान परिवार के पास पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। समझ लोग हैं बच्चे अभी, अरे जिसका बाप 2 महीने पहले मरा उसकी जमीन नीलाम कर रहे हैं।
मानवता है क्या अपनी? तहसीलदार हो चाहे कोई हो, जिसका बाप 2 महीने मिला, खातेदार 2 महीने पहले मरा हो, उसी जमीन नीलाम कर रहे हो। ध्यान रखो, ये भूमाफिया बहुत है रामगढ़, ध्यान रखो आप। कम से कम ये तो नहीं 2 महीने पहले मरा बा, इसका तो ध्यान रखते हैं हम कम से कम। बुलाया पर ये क्या समझे, ये तो अनसमझ है, ये लड़का तो मेरे सामने बैठा, क्या जाने। एक ये तो मंडी वाला कराओ इनका, वो 2 लाख रुपए ना, वो मेडिकल रिपोर्ट इनकी वो कराओ, 2 लाख वो करा दे, 2 लाख ही जमा हो जाएंगे, पर वोट दे देंगे। एक बार फिर वापस आ रही है हिस्ट्री टीवी 18 की ट्रेंड सेट करने वाली ओरिजिनल फैक्चुअल एंटरटेनमेंट सीरीज, जहां आप देखेंगे इंस्पायर करने वाली, हैरान करने वाली और इंडिया के अलग अलग कोनों से वो कहानियां जो आपने पहले कभी नहीं देखी। देखिए OMG ये मेरा इंडिया सीजन 8 का प्रीमियर इस सोमवार 24 जनवरी को रात 8 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर पेश है इस नए सीजन की एक झलक। इंडिया के धुरंधर, टैलेंट का समंदर, डेयरिंग कलाबाज, अनोखे अंदाज, हैरान है हर नजर देख के इंडिया का हुनर। इस बार कुछ नई कहानियां, कुछ नई जगहें, कुछ नए लोग। मिलिए सुपर इंसान आदिल तेली से, जिन्होंने साइकिल पर कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर तय किया इन रिकॉर्ड टाइम। इंडिया की पहली फुल्ली कस्टमाइज्ड बांस की साइकिल। 2 भाइयों का संतुलन जीत लेगा आपका मन। बनाएंगे हवा में पत्थरों से आर्ट, द मैजिकल एरियल आर्ट। और ये है इंडिया की पहली एंड ओनली लोटस सिल्क मेकर। 2.5 किलो के हाथ का जमाना हुआ पुराना, जरा 2.5 किलो के पांव को ले आना। OMG, यहाँ हुनरबाज जोश और जुनून से लिखते हैं फसाना, जिसे देखकर हर शख्स कहता है OMG। बायजूस OMG ये मेरा इंडिया का नया सीजन शुरू हो रहा है 24 जनवरी से हर सोमवार रात 8 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। यही हमने देखा अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के दूसरे एपिसोड में, जहां आनंद नरसिम्हन ने बात की राहुल वेल्लाल और सिरी गिरीश से। यंग जीनियस के इस सफर में हम कई प्रतिभाशाली बच्चों से मिले हैं। हर किसी का हुनर अपने आप में बेमिसाल है। कुछ ऐसे हैं जो सुरों के बादशाह हैं। राहुल वेल्लाल एंड सिरी गिरीश, बोथ फ्रॉम बेंगलुरु। राहुल एंड सिरी गिरीश, नमस्कारा, दिस इज आनंद हियर। यू होप यू पीपल रिमेंबर मी। You're so soft, but you've got such magic in your voice, Rahul. Both me and Siri Girish are your fans, along with so many others. But tell me, how was your experience? I thoroughly enjoyed the experience because I got an opportunity to interact like legends with you, legends like you, Shri Anand Narasimhan sir, and as a very pleasant surprise, I also got to meet Shankar Mahadevan sir. Siri Girish, how was it when we said hi to you and you saw the whole set and all of us sitting there? I was staring through the screen and suddenly Shankar Mahadevan sir was sitting there and you sir and Rahul, I just saw and I was like, oh my God, I couldn't, gather words for a few seconds, and I wanted to meet him from a long time, but I never knew it would come so quickly. It was just amazing. Rahul, what did you think of her raga? The first thing is that it's a very big achievement to create a raga at such a young age. So congratulations to you. Siri Girish, what for you was special? Each and every part of the episode was special, and one of the most memorable things was that I was able to present my ragam and take blessings of Shankar. So Rahul and Siri Girish, I wish both of you all the very, very best. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
नाम से मशहूर सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। इस मौके पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नेताजी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। मोदी ने उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ट्वीट किया कि सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि राष्ट्र के प्रति उनका यही आदर्श और बलिदान सभी भारतीयों को प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें कोटिश नमन करता हूं। मातृभूमि के लिए उनका अद्वितीय त्याग, तप और संघर्ष सदैव देश का मार्गदर्शन करता रहेगा। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने केंद्र सरकार से 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की अपील की। प्रदेश में सरकार मिलावटियों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध विशेष अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत अजमेर संभाग के 4 जिलों में इन दिनों मोबाइल फूड लैब उतारी गई है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी क्षेत्र में तेल चोरों गिरोह सक्रिय है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। इस बार गैंग ने एक एम्बुलेंस को अपना निशाना बनाया। करौली में वीकेंड कर्फ्यू का जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में असर दिखाई पड़ा। वीकेंड कर्फ्यू के चलते दुकानें बंद रही और सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही कम रही। कर्फ्यू के दौरान केवल दवाई, दूध, दही, फल, सब्जी की दुकानें खुली रही। कोटा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज के लिए ऑटो चालकों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया, लेकिन ऑटो चालकों में इसको लेकर आक्रोश व्याप्त है। ऑटो चालकों का कहना है कि इस फॉर्मूले से उनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए पिछले रविवार को इस फॉर्मूले की पालना नहीं हो पाई थी। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया। प्रदेश में दूसरा वीकेंड कर्फ्यू है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानों को बंद रखा गया। सिर्फ जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। अजमेर में वीकेंड कर्फ्यू की पालना की जा रही है। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू इस वीकेंड कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद है। अजमेर में प्रमुख बाजारों के साथ साथ धार्मिक स्थल भी बंद हैं। भरतपुर जिले के सीकरी कस्बे में देर रात क्यूआरटी टीम और गौ तस्करों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। गौ तस्करों ने नाकेबंदी को तोड़ क्यूआरटी टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में क्यूआरटी टीम ने भी गौ तस्करों पर 8 राउंड फायर किए, जिसके बाद गौ तस्कर भाग गए। रीट समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधलियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ 17 जनवरी से अनशन पर बैठे थे। 5 दिन बाद डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें पुलिस और प्रशासन ने बीडीके अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पट बंद होने से व्यापारियों में गुस्सा है। व्यापारियों ने मंदिर के पास इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। इनका कहना है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की वजह से आसपास के लोगों की आजीविका का एकमात्र स्रोत है। अधिकांश लोगों का व्यवसाय मंदिर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर बंद होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दौसा के लालसोट में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। नाम से मशहूर सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। इस मौके पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नेताजी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। मोदी ने उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ट्वीट किया कि सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि राष्ट्र के प्रति उनका यही आदर्श और बलिदान सभी भारतीयों को प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें कोटिश नमन करता हूं। मातृभूमि के लिए उनका अद्वितीय त्याग, तप और संघर्ष सदैव देश का मार्गदर्शन करता रहेगा। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने केंद्र सरकार से 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की अपील की। प्रदेश में सरकार मिलावटियों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध विशेष अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत अजमेर संभाग के 4 जिलों में इन दिनों मोबाइल फूड लैब उतारी गई है।
झुंझुनू के उदयपुरवाटी क्षेत्र में तेल चोरों गिरोह सक्रिय है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। इस बार गैंग ने एक एम्बुलेंस को अपना निशाना बनाया। करौली में वीकेंड कर्फ्यू का जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में असर दिखाई पड़ा। वीकेंड कर्फ्यू के चलते दुकानें बंद रही और सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही कम रही। कर्फ्यू के दौरान केवल दवाई, दूध, दही, फल, सब्जी की दुकानें खुली रही। कोटा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज के लिए ऑटो चालकों के लिए और जीवन फॉर्मूला लागू किया गया, लेकिन ऑटो चालकों में इसको लेकर आक्रोश व्याप्त है। ऑटो चालकों का कहना है कि इस फॉर्मूले से उनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए पिछले रविवार को इस फॉर्मूले की पालना नहीं हो पाई थी। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया। प्रदेश में दूसरा वीकेंड कर्फ्यू है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानों को बंद रखा गया, सिर्फ जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। अजमेर में वीकेंड कर्फ्यू की पालना की जा रही है। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू इस वीकेंड कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद है। अजमेर में प्रमुख बाजारों के साथ साथ धार्मिक स्थल भी बंद हैं। भरतपुर जिले के सीकरी कस्बे में देर रात क्यूआरटी टीम और गौ तस्करों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। गौ तस्करों ने नाकेबंदी को तोड़ क्यूआरटी टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में क्यूआरटी टीम ने भी गौ तस्करों पर 8 राउंड फायर किए, जिसके बाद गौ तस्कर भाग गए। रीट समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधलियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ 17 जनवरी से अनशन पर बैठे थे। 5 दिन बाद डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें पुलिस और प्रशासन ने बीडीके अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पट बंद होने से व्यापारियों में गुस्सा है। व्यापारियों ने मंदिर के पास इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। इनका कहना है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की वजह से आसपास के लोगों की आजीविका का एकमात्र स्रोत है। अधिकांश लोगों का व्यवसाय मंदिर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर बंद होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट